हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेखर सक्सेना और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेडिटॉनिक में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हो और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट ट्रिक लेकर आया हूँ जो केमिस्ट्री में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। उससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि केमिस्ट्री और फिजिक्स की आपको और भी ट्रिक्स चाहिए, साथ ही साथ प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी जो बायोलॉजी का है एनसीईआरटी बेस्ड आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करके उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर आप लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप किस तरीके से निकाली जाती है। साथ ही साथ तीन चीज़ें हम और सीखेंगे कि मान लो आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकाल सकते हो, साथ ही साथ उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स कितने होंगे, ये सब हम एट द एंड ऑफ द वीडियो समझ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस पर लाइक ज़रूर कर देना और अपने अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर देकर जाना। ठीक है, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस जब देखोगे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर से तो आपको इस कॉन्सेप्ट पे, इस ट्रिक के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब 1988 से अगर आप अभी तक के क्वेश्चंस देखोगे तो इस टॉपिक पे कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा ही इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, उसकी मॉलिक्यूल की शेप कैसे निकाल सकते हैं, साथ ही साथ उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं ये कैसे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है SO2। ठीक है, SO2 आप सभी को पता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहला जो आपको स्टेप अपना करना है, ठीक है, सबसे पहला जो आप काम करोगे वो ये करना है कि आपको इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, सल्फर में आप सभी को पता है सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है 16 होता है, इसका कॉन्फिगरेशन होता है 286, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 6 होंगे। क्लियर है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप सभी को पता है कितने होते हैं, 6 होते हैं और 2 एटम्स हैं तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, तो 6 + 12 यानी कि 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ चुके हैं। पहला स्टेप सबने याद कर लिया होगा अभी तक कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम जल्दी से कैलकुलेट कर दो। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है इस सम के बेसिस पे, इस सम को ऑब्जर्व करना है आपने। ठीक है, क्या चीज ध्यान रखनी है कि इफ सम इज, पहली कंडीशन है कि इक्वल टू और लेस देन 8। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है मोर देन 8। ठीक है, तो जो भी सम आया उस सम को आपने ऑब्जर्व करना है कि वो 8 यानी कि 8 या फिर उससे कम है या फिर 8 से ज्यादा है। ठीक है, तो दो आपके ग्रुप्स बन जाएंगे, एक ये कि जिसमें 8 के बराबर होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम या फिर उससे कम होगा, और दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम है वो 8 से ज्यादा है। क्लियर है, तो आप साफ साफ यहां पर देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का जो सम है वो क्या है, 8 से ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर 8 होगा सम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 8 आता है या फिर उससे कम आता है, तो आपको जो काम करना है वो ये करना है, डिवाइड द सम बाय 2। क्लियर है, और अगर आपका जो सम है वो 8 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, डिवाइड द सम बाय 8। ठीक है, जो भी स्टेप्स यहां पर लिखे हैं, ये टेबल भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को मतलब इस टेबल की जो ये शेप्स लिखे हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये किस तरीके से दिखती हैं इसको मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इनको याद कैसे करना है। अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम निकालना है, फिर ये देखना है कि वो जो सम है वो 8 के बराबर या उससे कम है या फिर 8 से ज्यादा है। दो ग्रुप्स बनेंगे, पहला ये कि 8 हो वो इलेक्ट्रॉन, सम जो है 8 हो या फिर उससे कम हो। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि वो 8 से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर वो 8 होगा या फिर उससे कम होगा तो आपको उस नंबर को 2 से डिवाइड करना है, मतलब इसको, और अगर वो 8 से ज्यादा है तो आपको इसको 8 से डिवाइड करना है। क्लियर है, तो देखिए हमारे केस में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम है 18, यानी कि वो 8 से ज्यादा है तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। अब 18 लिया मैंने, 8 से डिवीजन आप सभी को आता होगा अच्छे से, इसमें तो आप सब एक्सपर्ट हैं। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा। क्लियर है, 8 2 जा 16 के बाद बचा आपके पास दो रिमाइंडर बच गया। अब देखो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो यहां पर जो हमको क्वांटिटी मिलती जिसे हम कोशेंट बोलते हैं,
ठीक है, आप सभी को पता होगा क्वोशिएंट क्या होता है, जो हमें डिवाइड करने के बाद मिलता है। तो ये हमें वैल्यू देता है हमेशा बॉन्ड पेयर की, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मान लो हमारे पास रिमाइंडर बच गया है, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 1 2 होता है, अब कुछ नहीं, रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, दूसरी बार जब मान लो आपके पास रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बचने के बाद आपने 2 से डिवाइड करा, तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो आपको सेकंड वाला क्वोशिएंट मिलेगा, ये देगा आपको लोन पेयर की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पहला वाला जो क्वोशिएंट होगा वो आपको देगा बॉन्ड पेयर की वैल्यू, और मान लो अगर उसमें रिमाइंडर बच जाता है, रिमाइंडर को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करने के बाद जो दूसरा क्वोशिएंट मिलेगा वो होगी आपकी लोन पेयर की वैल्यू। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहां पर से हमने जो कंक्लूजन निकाला है, वो कंक्लूजन ये निकाला कि बॉन्ड पेयर इसमें होंगे 2 और लोन पेयर होगा इसमें 1। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहां पर। सारा काम स्टेप वाइज करना है, एक बार आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो बहुत जल्दी से आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लोगे। तो बॉन्ड पेयर थे 2 और लोन पेयर था 1। क्लियर है? अब आपको ये टेबल पता होनी चाहिए। इस टेबल में से आप क्या करोगे, बॉन्ड पेयर देखोगे 2 किधर है, बॉन्ड पेयर देख लो 2 किधर है। ठीक है, चलो वो भी छोड़ो, उससे पहले आप एक ये काम कर लो कि बॉन्ड पेयर जो आए हैं और लोन पेयर जो हैं, इनका सम देख लो। इनका सम कितना है 3, 2 और 1 कितना हुआ 3। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि s में s का 1 ऑर्बिटल होता है, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के 5 ऑर्बिटल होते हैं और f के 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये बात आप सभी को पता होगी, बहुत कॉमन सी बात है जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चे, कि s में 1 ऑर्बिटल, p में 3, d में 5 और f में 7 ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि s में 1 भरा जा सकता है, p में मैक्सिमम 3 भरे जा सकते हैं, d में मैक्सिमम 5 भरे जा सकते हैं और f में मैक्सिमम 7 भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको वही काम करना है, s लिखना है, s में आपने 1 भर दिया, 3 आपके पास पेयर आ रहे हैं, टोटल पेयर जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर 3 आ रहे हैं, तो s में आपने 1 भर दिया, कितने बचे आपके पास 2, तो p में 2 भर दिया। क्लियर हो गया? अब 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो मैं 1 को हटा सकता हूं। तो आपको जो हाइब्रिडाइजेशन यहां से मिलेगा वो मिलेगा sp2। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो हाइब्रिडाइजेशन मिला, आपको क्या करना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इस नंबर को इन ऑर्बिटल्स में एडजस्ट कर देना है। तो s में आपके 1 इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, p में आपके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर चले गए, तो 1 और 2 कितने हो गए 3। क्लियर हो गई? तो ये जो आपको वैल्यू मिली sp2, ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो टेबल है यहां से देखते हैं। sp2 ये रहा। sp2 में कंडीशन देखो कि बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 1 क्या देता है, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 1, ये वाली कंडीशन है sp2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1। तो इस कंडीशन से आप देखोगे तो इस मॉलिक्यूल की आपको शेप मिलेगी बेंट एंगुलर या फिर वी शेप। क्लियर है? बेंट एंगुलर वी शेप, एक ही जैसा नाम है उनका। ठीक है, तीनों ही एक ही स्ट्रक्चर के नाम है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता कैसा है, इसकी शेप क्या हो गई बेंट, या फिर हम बोल सकते हैं एंगुलर, या फिर हम बोल सकते हैं वी शेप। तो इसकी शेप बेसिकली कैसे होती है, s के ऊपर एक लोन पेयर और ये 2 ऑक्सीजन यहां पर जुड़े हुए हैं। क्लियर है? और ये लोन पेयर इस तरीके से आ गया, तो आपके यहां पर 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए और एक लोन पेयर हो गया। क्लियर है? और आई होप आपको यह अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका SO2 का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? तो ये टेबल बहुत काम की है। ये टेबल में आपको एक तरफ क्या दे रखा है, हाइब्रिडाइजेशन दे रखे हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, फिर sp3d3। क्लियर है? उसके बाद बॉन्ड पेयर sp में अगर 2 होते हैं, लोन पेयर 0 होते हैं तो स्ट्रक्चर होगा लीनियर। sp2 के केस में बॉन्ड पेयर 3 होते हैं, लोन पेयर 0 होता है तो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरीके से आपको बॉन्ड पेयर के नंबर दिए, इसी तरीके से आपको लोन पेयर के नंबर दिए। अब हमेशा ध्यान रखना कि क्या होगा, कुछ केसेस में आपके बॉन्ड पेयर्स हैं कम होते रहेंगे, लोन पेयर बढ़ते रहेंगे। जैसे ये वाला केस देखो आप, sp3d के केस में, पहले केस में क्या होता है, 5 बॉन्ड पेयर होते हैं, फिर लोन पेयर होते हैं 0। उसके बाद क्या होता है, मान लो एक लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, तो बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 1। इन दोनों का सम जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जो है कांस्टेंट रहेगा हमेशा सम। ठीक है, 5 + 0 5, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। क्लियर है? और ये इन सभी मॉलिक्यूल्स की शेप लिखी हुई है कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, उसके बाद नीट के जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपको क्या करना है,
अब जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं XCF2। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, नीट में बहुत बार पूछा गया है ये कि XCF2 का आप लोन पेयर बताओ, बॉन्ड पेयर बताओ, इसका स्ट्रक्चर बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या होता है। ठीक है, तो हमें सारे स्टेप्स याद हैं, हमें बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि क्या करना है। पहला स्टेप जो है आपको क्या करना है, इसमें आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम निकालना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन Xc आपको सबको पता है 8th ग्रुप का मेंबर है, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। ठीक है, क्योंकि नोबल गैसेस के अंदर आता है। फ्लोरीन यानी कि जो फ्लोरीन है कौन से ग्रुप का है, 17 ग्रुप का। ठीक है, Xc 18 ग्रुप का है। ठीक है, तो उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन 17 ग्रुप का, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो 7 इंटू 2 इसलिए करेंगे क्योंकि 2 आइटम्स यहाँ पर। क्लियर है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कितना हो गया 8 + 14, 14 + 8 यानी कि 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी मेमोरी में कंडीशन देखनी है कि दो हमारे पास कंडीशन थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 8 या फिर उससे कम है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 8 से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिले हैं 22, यानी कि इसका सम कितने 8 से ज़्यादा है। आपको क्या करना है, इसको 8 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो 22 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 × 2 = 16 हो गया, रिमाइंडर क्या बचा 6। क्लियर है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपको देगा बॉन्ड पेयर की वैल्यू, दूसरे वाला क्वेश्चन अगर बचता है तो उसको फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा यहाँ पर, तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन होगा ये आपको देगा लोन पेयर की वैल्यू। क्लियर हो गया, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का इसका कर देंगे हम सम। तो 2 + 3 कितना होता है 5। इसको एडजस्ट कर लेंगे SPD में, तो S में 1 चला गया, P में मैक्सिमम कितने जा सकते थे 3, तो 3 और 1 4 हो गया, यानी कि D में एक और जाएगा। ठीक है, तो 1 को हम रिमूव कर देंगे, 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d। क्लियर है, अब मान लो आपको पता करनी है शेप, तो शेप के लिए आप वही करोगे, बॉन्ड पेयर चेक करोगे, लोन पेयर चेक करोगे टेबल में से। sp3d में आ जाओ। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, बॉन्ड पेयर रहे 2, लोन पेयर रहे 3, लोन पेयर 3, तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, यानी कि स्ट्रक्चर जो हो जाएगा आपका लीनियर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो स्ट्रक्चर आपका कैसा हो गया, शेप कैसी होगी मॉलिक्यूल की, लीनियर हो गई। क्लियर है, और लीनियर शेप कुछ इस तरीके से होती है, मैं आपको दिखाता हूं। तो लीनियर शेप कुछ इस तरीके से होती है। यहां पर आ जाएगा आपका Fe, यहाँ आ जाएगा X, यहाँ आ जाएगा Fe, और यहाँ पर आपके लोन पेयर्स। ठीक है, आपके पास 3 लोन पेयर थे, 2 बॉन्ड पेयर थे, तो एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, तो 1 2 3 लोन पेयर और 1 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ चुकी हैं। क्लियर है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो मैंने अभी डिस्कस नहीं करी, वो ये है कि मान लो अगर आपका सम 8 होता या फिर उससे कम होगा, मान लो 8 आया तो आप इसको 2 से ही डिवाइड करोगे, 8 से नहीं करोगे। 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा 4, यानी कि 2 4 = 8 हो गया। ठीक है, तो ये जो आपको पहला वाला जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमेशा बॉन्ड पेयर देगा। क्लियर है, मान लो आपके पास नंबर है 6। ठीक है, तो 6 होने पर फिर से आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 हो जाएगा 6, यानी कि 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर बॉन्ड पेयर हो जाएगा। क्लियर है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुका है। अब जल्दी से हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड आ चुके हैं। तो देखते हैं आपको कितना अच्छे से समझ आया, आप खुद निकाल पाते हैं नहीं तो वीडियो पॉज कर लेना एक बार और फिर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना अपने आप से, फिर आंसर चेक करना। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2014 में आ चुका है। ठीक है, 2014 में आया था नीट के एग्जाम में। Which one of the following species has plain triangular shape? आपसे पूछा गया कि इन चारों में से प्लेन ट्राइंगुलर शेप कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब टेबल में देखोगे तो ये शेप है ट्राइगोनल प्लेनर। उसका कहने का मतलब ये है कि प्लेन ट्राइंगुलर मतलब ट्राइगोनल प्लेनर कौन सी शेप है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है। क्लियर है, अब sp2 देखोगे यानी कि टोटल जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का समय वो कितना आ रहा है आपका 1 और 2 3। क्लियर हो गया, 3 आ रहा है। ओके, तो ये चीज हमको पता चल गई। अब आपको क्या करना है, वही करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम निकालो और सम में चेक करो। तो पहला केस देख लेते हैं N3 1 नेगेटिव के लिए। तो N3 1 नेगेटिव के लिए देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कितना होगा, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 3 एटम्स यानी कि 5 × 3।
ठीक है, जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे उतने हम ऐड कर देंगे और जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक नेगेटिव चार्ज है यानी कि एक हम ऐड करेंगे, तो 5 3 जा 15 प्लस 1 यानी कि 16 हो गया। क्लियर है, 16 है यानी कि जब हम इसको 8, क्योंकि 8 से ज्यादा है तो 8 से डिवाइड करेंगे यानी कि हमारे पास 2 आएगा। तो 2 का मतलब ये है, बॉन्ड पेयर 2 का मतलब क्या है, आपको क्या मिलेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, यानी कि उसमें तो ये शेप है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा है NO3 1 नेगेटिव। NO3 1 नेगेटिव देखो, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6 इंटू 3 क्योंकि 3 एटम्स हैं, प्लस 1 करेंगे क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि 5 प्लस 6 3 या 18 प्लस 1, ठीक है, तो 18 प्लस 1 19 प्लस 5 24 हो गया। ठीक है, 24 आया, 8 से ज्यादा यानी कि 8 से ही डिवाइड कर लेंगे। 24 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 8 3 जा 24, 3 आया। ठीक है, लोन पेयर्स होंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा नहीं, हमें डिवाइड करना नहीं पड़ा। तो पहला क्वेश्चन आपको पता है क्या देता है, बॉन्ड पेयर देता है। तो बॉन्ड पेयर यानी कि 3 हो गए, यानी कि लोन पेयर कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि लोन पेयर हमको कुछ भी नहीं मिला तो हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर आपको मिल चुके हैं 3, तो बॉन्ड पेयर देखो 3 और लोन पेयर 0, और इसी केस में शेप कौन सी, ट्रायगोनल प्लेनर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वैसे आप इसको अगर बेसिक अपने मेथड से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाओगे, तो इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको खुद से ट्राई कर सकते हो, और अगर नहीं आएगा तब आप इसको आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपसे ये पूछा है कि XeF2 का जो स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर है, मतलब जो XeF2 का स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, वो इन 4 में से किसी और का भी है, तो वो आपको बताना है कि किसका है। ठीक है, तो XeF2 का आप सभी ने, अभी हम सभी ने देखा था, XeF2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है, क्योंकि XeF2 में जो हाइब्रिडाइजेशन था हमने देखा था क्या होता है, sp3d होता है, और उसमें बॉन्ड पेयर होते हैं 2 और लोन पेयर होते हैं 3। ठीक है, ये अभी हमने चेक करा था, और शेप होती है लीनियर। तो हमें यही चेक करना है कि XeF2 की तरह कौन सा वाला है। ठीक है, तो XeF2 के बारे में पहले लिख लेते हैं कि XeF2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है, sp3d है। ठीक है, और जो इसमें बॉन्ड पेयर है आपके 2 और लोन पेयर है 3। बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अगर पता लग गई तो स्ट्रक्चर तो अपने आप सेम हो ही जाना है। ठीक है, तो आप हर मॉलिक्यूल का क्या चेक करोगे कि उसका हाइब्रिडेशन कितना है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं। क्लियर है, तो बेसिकली आप पहले क्या करोगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर ही कैलकुलेट करते हो। ओके, उन दोनों का सम निकाल के आपका ये आ जाता है, तो पहले यही काम करना है। तो पहला वाला ले लेते हैं, ऑप्शन ए में है ICl2 नेगेटिव। ठीक है, ICl2 नेगेटिव, आई में आपको पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, प्लस क्लोरीन में भी कितने होते हैं 7, इंटू 2 करेंगे क्योंकि 2 एटम्स है, प्लस 1 करेंगे क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, तो 7 प्लस 14 प्लस 1, 14 प्लस 7 21, प्लस 1 कितना हो गया 22। तो 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिले, 8 से ज्यादा है, तो ये आप क्या कर दोगे, इसको 8 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड किया मैंने। ठीक है, 8 2 जा 16 हो गया, बचा 6। अब ये जो होगा ये क्या देगा आपको, बॉन्ड पेयर, पहला क्वेश्चन। अब ये रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जाए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 बचा फिर से, तो 3 क्या हो जाएंगे लोन पेयर, क्योंकि दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो क्या देता है आपको लोन पेयर। क्लियर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2 मिल गए हैं, 3 लोन पेयर 3 मिल गए हैं, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3, इन दोनों का सम निकालोगे कितना आएगा 5, 5 करोगे तो sp3d में इस तरीके से फिट हो जाएंगे ये। तो ये 5 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, तो s में 1, p में 3 चले जाएंगे और d में 1 चला जाएगा, तो 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यानी कि XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d था, इसका भी sp3d है। ठीक है, लेकिन देखो हमेशा ध्यान रखना कि खाली हाइब्रिडाइजेशन से आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर हमेशा कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मान लो आपको अगर किसी का हाइब्रिडेशन याद भी है कि जैसे XeF2, और मान लो किसी और का याद है जिसके हाइब्रिडेशन sp3d ही है, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का नंबर चेंज हुआ तो शेप चेंज हो सकती है। क्योंकि देखो sp3d के केस में अगर 5 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर 0 है तो शेप ये होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और मान लो अगर sp3d के केस में बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 1 है तो शेप होगी सीसो। तो हमेशा यही ट्रिक को फॉलो करना, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना, लोन पेयर कैलकुलेट करना, उसके बाद उनको चेक करना कि क्या इसमें भी बॉन्ड पेयर उतने ही है जितने इसमें है, और क्या लोन पेयर भी उतने ही है जितने उस मॉलिक्यूल में थे। ठीक है, तो हमने वही काम किया ना, बॉन्ड पेयर 2 थे, लोन पेयर 3 थे, बॉन्ड पेयर 2 यहाँ पर हमने निकाले और लोन पेयर यहाँ पर 3 निकाले, तो यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन जो है मैच कर गया। क्लियर है, तो ICl2 नेगेटिव में भी क्या होता है, स्ट्रक्चर आपका लीनियर ही होता है।
ठीक है, स्ट्रक्चर जो है बेसिकली बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ही डिसाइड करेंगे, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया, क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, और अगर आपको इस लेक्चर में मज़ा आया, आपने कुछ सीखा है यहाँ से, और आपको लगता है कि आपको बहुत हेल्प मिली है इससे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए ट्रिक चाहिए तो आप दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा।